गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आरोह का पाठ 8 जामुन का पेड़ पाठ का अर्थ समझेंगे, जिसके लेखक हैं कृष्णचंद्र। सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय। कृष्णचंद्र का जन्म पंजाब के गुजरा कला जिले के वजीराबाद गांव में 1914 ईस्वी में हुआ। इनकी प्राथमिक शिक्षा जम्मू एवं कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में हुई। 1930 ईस्वी में वे उच्च शिक्षा के लिए लाहौर आ गए तथा फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। 1934 ईस्वी में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। इसके बाद ये फिल्म जगत से जुड़ गए और अंत तक मुंबई में ही रहे। इन्हें साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। इनका निधन 1977 ईस्वी अर्थात 1977 में ईस्वी में हुआ। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कहानी संग्रह हैं इनके एक गिरजाए खंदक और दूसरे का नाम है यूकेलिप्टस की डाली। इनके उपन्यासों के नाम हैं शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहशी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे। साहित्यिक विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। प्रेमचंद जी के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। अर्थात प्रेमचंद जी को एक महान कहानीकार माना जाता है। उन्होंने कहानी विधा के लिए बहुत कार्य किया। तो प्रेमचंद जी के बाद यदि किसी कहानीकार का सबसे ज़्यादा नाम है तो वो कृष्णचंद्र जी का है, क्योंकि इन्होंने भी कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इनका प्रगतिशील लेखक संघ से गहरा संबंध था। तो प्रगतिशील लेखक हुए बाद में उन्होंने एक संघ बनाया था, उसे प्रगतिशील लेखक संघ कहते हैं। उनसे कृष्णचंद्र जी का भी गहरा संबंध था। प्रगतिशील विचारधारा का असर इनके साहित्य पर भी मिलता है। ये उन लेखकों में हैं जिन्होंने लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया। अर्थात इन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई नौकरी नहीं की, कोई व्यापार नहीं किया, बल्कि अपने लेखन के माध्यम से ही ये अपनी जीविका को चलाते रहे। अब आते हैं हम अपने पाठ के सार पर, जो है जामुन का पेड़। तो जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र जी की प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। हास्य व्यंग्य के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है। अर्थात जब हम कोई चीज़ हास्य और व्यंग्य के रूप में लिखते हैं तो उसे हम खूब बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं। ये पुराने समय से ही होता आया है। और यह जो कहानी है हमारे पास जामुन का पेड़, यह भी इसी परिपाटी का अनुपालन करती है। इसलिए इसकी घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय लगती हैं। अर्थात पाठ में जो घटना बताई गई है वह घटना बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण यानी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई और अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसी लगती है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। साथ साथ यह भी सत्य है कि इस तरीके की जो रचनाएं होती हैं, यदि हम उसे विश्वसनीयता की कसौटी पर जांचने लगें तो वो उचित भी नहीं है। उनका मूल्यांकन इस आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। जो प्रस्तुत पाठ है जामुन का पेड़, वह यह स्पष्ट करता है कि जो कार्यालय होते हैं, हमारे जो सरकारी कार्यालय होते हैं, उनके तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। अर्थात कि हर कोई वहाँ पर अलग अलग पदों पर कार्य को छोड़ देता है, अलग अलग विभागों के जिम्मे कार्य को मढ़ देता है। यह व्यवस्था जो है, यह लोगों की संवेदन शून्यता को और अमानवीयता के रूप को भी बताती है। तो लेखक बताता है कि रात को चली आंधी में सचिवालय के पार्क में जामुन का पेड़ गिर गया। अर्थात एक सचिवालय है, उस सचिवालय के आंगन में एक जामुन का पेड़ लगा हुआ था। रात को तेज आंधी चली और तेज आंधी के कारण जामुन का पेड़ टूटकर गिर गया।
सुबह माली जब आंगन में गया तो उसने देखा कि उसके नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। उसने पास जाकर देखा कि वास्तव में आदमी दबा है। वह दौड़ता हुआ तुरंत चपरासी के पास गया। उसने यह सूचना चपरासी को दी। इस तरह मिनटों में दबे आदमी के पास भीड़ इकट्ठी हो गई। अर्थात कैसे? जो चपरासी था वो दौड़ता हुआ क्लर्क के पास गया। उसने क्लर्क को बताया, क्लर्क ने दूसरे क्लर्क को बताया, उसने तीसरे क्लर्क को बताया। इस तरीके से करते करते बात सुपरिटेंडेंट तक पहुंच गई। और फिर बाहर भी यह बात पहुंच गई कि भाई एक आदमी पेड़ के नीचे दबा हुआ है। इस तरह मिनटों में ही वहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। क्लर्कों को रसीले जामुन की याद आ रही थी। ठीक है। अब वहां पर खड़े होकर के क्लर्क जो थे, वो मंचले क्लर्क ऐसे थे कि उनको उस दबे हुए आदमी से कोई मतलब नहीं था, उसकी पीड़ा उनको नहीं दिखाई दे रही थी। बल्कि वो लोग क्या बातें कर रहे थे? वो लोग उस जामुन के पेड़ की जामुनों की बात कर रहे थे कि इस पेड़ पर लगने वाली जामुनें तो बहुत रसीली थी और अब तो हमें वो जामुन खाने को भी नहीं मिलेंगी। तभी माली ने आदमी के बारे में पूछा। जब माली ने देखा सब ऐसी बातें कर रहे हैं तो माली ने कहा, उस आदमी के बारे में पूछा कि भाई इस आदमी का क्या करना है, इसे निकालना है, क्या करना है? ठीक है ना। उन्होंने उस आदमी के जीवित होने में संदेह था। तो जो आदमी वहाँ खड़े थे, क्लर्क वगैरह खड़े थे, उन सब ने कहा कि भाई मुझ हमें तो नहीं लगता कि ये जिंदा होगा, क्योंकि पूरी रात ये यहाँ पर दबा पड़ा रहा है, तो शायद ये मर चुका होगा। तभी वह दबा आदमी बोल पड़ा। और वह दबा आदमी तब तक बोल पड़ा, नहीं भाई मैं जीवित हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। माली ने पेड़ हटाने का सुझाव दिया। तो माली ने कहा हम सब लोग मिलकर के पेड़ को हटा देते हैं और इस तरीके से इसकी जान बच जाएगी। परंतु सुप्रिटेंडेंट ने अपने ऊपर के अधिकारी से पूछने की बात कही। लेकिन सुप्रिटेंडेंट ने कहा नहीं भाई, मैं तो ये आज्ञा नहीं दे सकता हूँ कि भाई इस पेड़ को ऐसे हटाया जाए, मुझे पहले अपने अधिकारी से पूछना होगा। वह दौड़ा हुआ अधिकारी के पास गया। इस तरह बात डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी से ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी से मिनिस्टर के पास तक पहुंची। यानी इस तरीके से पदों के पास बात पहुंचती रही। हर कोई पल्ला झाड़ता रहा कि मुझे उससे पूछना है, मुझे उससे पूछना है। ठीक है। तो इस तरीके से बात अंत में कहाँ पहुंची? मिनिस्टर यानी मंत्री के पास पहुंची। मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। अब मंत्री ने क्या कहा? चीफ सेक्रेटरी से कुछ बात कही। फिर चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कही, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कही और डिप्टी सेक्रेटरी ने फिर आकर अधिकारी से कहा और अधिकारी ने आकर सुपरिटेंडेंट से कहा। ठीक है। इस तरीके से वापस फाइल फिर इस तरीके से दौड़ने लगी, नीचे के क्रम में जाने लगी। दोपहर को भीड़ इकट्ठी हो गई और फिर वहां पर जहां वो आदमी दबा हुआ था तब तक दोपहर हो चुकी थी। दोपहर को वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। कुछ मनचले क्लर्क सरकारी इजाजत के बिना पेड़ हटाना चाहते थे। अब जब काफ़ी देर हो गई, दोपहर हो गई सुबह से, तो कुछ मनचले क्लर्क बोले कि चलो छोड़ो, सरकार की तरफ से कोई इजाज़त मिल रही है या नहीं मिल रही है, हम सब मिलकर पेड़ हटा देते हैं। लेकिन तभी सुप्रिटेंडेंट फाइल लेकर भागा भागा आया और कहा कि यह काम कृषि विभाग का है। तो अब मंत्री ने क्या कहा? मंत्री ने कहा कि भाई पेड़ का मामला है तो कृषि विभाग को दे दो। ठीक है ना। तो कृषि विभाग का ये मामला है क्योंकि पेड़ से संबंधित है, तो ये फाइल कृषि विभाग में भेजी जा रही है। वह उन्हें फाइल भेज रहा है। कृषि विभाग ने पेड़ हटाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर डाल दी। अब कृषि विभाग ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। उसने कहा कि भाई ये काम हमारा नहीं है, हम तो खेती बाड़ी वगैरह का काम देखते हैं, जो भी कृषि के संबंधित कार्य होता है वो देखना हमारा काम है। और ये तो जो है व्यापार विभाग का काम है, क्योंकि जो पेड़ है वो टूट चुका है, अब उसकी जो लकड़ी है वो बेची जाएगी, तो बेची जाएगी यानी व्यापार होगा, तो व्यापार विभाग को फाइल भेजी जाए। तो व्यापार विभाग को फाइल भेज दी गई। अब व्यापार विभाग ने फाइल देखी। अब उसने भी आज्ञा देने से मना कर दिया, उसने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। उसने वापस फाइल कृषि विभाग पर भेज दी कि भाई हम नहीं देखेंगे, ये खेती बाड़ी का ही मामला है, इसे आप खुद देखें। उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया। अब दूसरा दिन आ गया। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को इस मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग के पास भेजने का फैसला किया गया। अब क्या हुआ? शाम को निर्णय लिया गया कृषि विभाग की तरफ से कि भाई ये मामला हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपा जाएगा, क्योंकि हॉर्टिकल्चर विभाग का काम होता है बाग बगीचों को की देखरेख करना, उद्यानों की देखरेख करना। और जामुन का पेड़ भी उद्यानों के अंतर्गत आता है क्योंकि वो आंगन में लगा हुआ था। तो ये हॉर्टिकल्चर विभाग देखेगा। फाइल वहां भेजने का फैसला हुआ और फाइल वहां भेज दी गई। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। अब जो आदमी वहां पर नीचे पेड़ के नीचे दबा हुआ था, उसे रात के समय माली आया और उसने उसे थोड़ी सी खिचड़ी यानी दाल भात खिला दिया। क्यों खिलाया? क्योंकि उस आदमी की देखरेख की जिम्मेदारी किसकी थी? माली की थी। माली को ही उसकी देखरेख करनी थी, कहा गया था उससे।
जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा भी था। माली ने उसके परिवार के बारे में पूछा। अब माली ने उस दबे हुए व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है। तो आदमी ने अपने आप को लावारिस बताया। उसने कहा मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर विभाग से जवाब आया। अब उस आदमी को दबे हुए 3 दिन हो गए और हॉर्टिकल्चर विभाग से तब फाइल आई और उसमें फाइल में लिखा गया कि आजकल सरकार पेड़ लगाओ स्कीम पर जोर शोर से काम कर रही है, अतः जामुन के पेड़ को काटने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और इस प्रकार उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया, मना कर दिया। एक मनचले ने आदमी को काटने की बात की। अब एक मनचला वहां खड़ा था, यानी चंचल व्यक्ति, तो उसने हंसी मजाक में कहा कि चलो भाई, पेड़ नहीं काट सकते हैं तो एक काम करो, इस आदमी को ही बीच में से काट देते हैं। इससे पेड़ भी बच जाएगा और ये दबा हुआ आदमी भी निकल जाएगा। और उसने कहा कि आजकल जो है, दबे हुए आदमी ने इस पर आपत्ति की। जो आदमी दबा हुआ था भाई, उसने आपत्ति की। उसने कहा भैया ऐसे मुझे काट दोगे मैं तो मर जाऊंगा। तो आदमी काटने वाले ने अपना तर्क दिया। जिसने ये कहा था ना कि आदमी को बीच में से काट दो, उस मंचले ने तर्क देते हुए कहा कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी उन्नति कर चुकी है। यदि आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो उसे प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ा जा सकता है। तो उसने कहा भाई आजकल प्लास्टिक सर्जरी का ज़माना है, तो अगर हम तुम्हें बीच में से काट के निकाल भी लेंगे तो प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा तुम्हें फिर से जोड़ दिया जाएगा। इस बात पर फाइल मेडिकल विभाग को भेज दी गई। अब क्या हुआ, फाइल मेडिकल विभाग में गई कि भाई ऐसे ऐसे हम एक आदमी है उसे काटेंगे तो क्या उसकी प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी। अब चिकित्सा विभाग जो था, मेडिकल विभाग जो था, वहाँ से रिपोर्ट आई। उन्होंने सारी जांच पड़ताल करने के बाद बताया कि प्लास्टिक सर्जरी तो हो सकती है किंतु आदमी मर जाएगा, वो जिंदा नहीं रहेगा। अतः यह फैसला रद्द हो गया। अब फिर रात हो गई। रात को माली ने उस आदमी को बताया कि कल सभी सचिवों की बैठक होगी। उसने माली ने उस दबे हुए आदमी को बताया कि चिंता मत करो, कल सारे सचिव बैठेंगे और एक बैठक होगी, वहां तुम्हारा केस शायद पूरा पूरा सुलझ जाएगा, मुझे पूरे आसार हैं। तो दबे हुए आदमी ने गालिब का एक शेर सुनाया। उसने कहा, ये तो माना कि तगा फुलना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। अर्थात कि जानते हैं कि तुम निर्णय कर लोगे, लेकिन तुम्हारे निर्णय आते आते तक तो मैं मर ही चुका हूंगा। अब उसके मुंह से शेर सुनकर माली हैरान हो गया। माली ने उससे पूछा तुम शायर हो? तो उसने कहा हाँ मैं शायर हूं। तो आदमी के शायर होने की बात सारे सचिवालय में फैल गई। फिर यह चर्चा शहर में फैल गई और तरह तरह के कवि व शायर उस दबे हुए आदमी के पास इकट्ठा होने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई ये तो हमारी बिरादरी का ही है, तो सब लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। वे सभी अपनी रचनाएं सुनाने लगे। वे कवि और शायर जो थे, उस शायर को अपनी अपनी रचनाएं सुनाने लगे और साथ में उससे भी कहने लगे कि भाई हमें भी रचनाएं सुनाओ। और कई क्लर्क उस आदमी से अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे और सचिवालय के जो क्लर्क थे वो भी अपनी अपनी कविताएं सुनाने लगे बना बना करके, और उस दबे हुए आदमी से कहने लगे बताओ भाई हमारी कविता कैसी है, अच्छी है या बुरी है, इस पर आलोचना करो। जब यह पता चला कि दबा हुआ व्यक्ति कवि है तो सब कमेटी ने यह मामला कल्चरल डिपार्टमेंट को सौंप दिया। और जब पता लगा कि भैया ये शायर हैं, तो वो जो सचिवों की बैठक बैठी थी उन्होंने निर्णय लिया कि भाई ये मामला तो फिर कल्चरल डिपार्टमेंट को दिया जाएगा, वही जाने कि क्या करना है। कल्चर डिपार्टमेंट में फाइल भेजी गई। तो वहां से साहित्य अकादमी के सचिव के पास जब वह फाइल पहुंची तो सचिव उसी समय उस आदमी का इंटरव्यू लेने पहुंचा। कौन सा? कल्चर विभाग का जो सचिव था। दबे हुए आदमी ने बताया कि उसका उपनाम ओस है। तो उसने बताया कि भाई मेरा नाम ओस है और मैं ओस के नाम से लिखता हूँ, तथा कुछ दिन पहले उसका लिखा हुआ ओस के फूल गद्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। और उसने बताया जो ओस के फूल गद्य संग्रह अभी कुछ दिन पहले प्रकाशित हुआ है, छपा है, वो मैंने ही लिखा है। सचिव ने आश्चर्य जताया कि इतना बड़ा लेखक उनकी अकादमी का सदस्य नहीं है। आदमी ने कहा कि मुझे पेड़ के नीचे से निकालिए। सचिव उसे आश्वासन देकर चला गया कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, इस तरीके का उसने उसको आश्वासन दिया और वो वहां से चला गया। अगले दिन सचिव फिर आया और सचिव ने उसे साहित्य अकादमी का सदस्य चुने जाने की बधाई दी। उसने कहा बधाई हो, हमने तुम्हें अपनी साहित्य अकादमी का सदस्य बना लिया है। आदमी ने उसे पेड़ के नीचे से निकालने की प्रार्थना की। आदमी ने कहा भाई मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। तो सचिव ने अपनी असमर्थता जता दी कि भाई ये मैं नहीं कर सकता हूँ, हम तो कल्चरल डिपार्टमेंट वाले हैं, हम तो आपको बस सिर्फ अवार्ड वगैरह कुछ दे सकते हैं। उसने कहा
कि यदि तुम मर गए तो वे उसकी बीबी को वजीफा दे सकते हैं। उसने कहा कि भाई मैं निकाल तो सकता नहीं, लेकिन अगर तुम मर गए तो तुम्हारी बीबी को कुछ पैसा जरूर दिलवा दूंगा अकादमी से। उनके विभाग का संबंध सिर्फ कल्चर से है। पेड़ काटने का काम आरी कुल्हाड़ी से होगा। वन विभाग को लिख दिया गया है। शाम को माली ने बताया कि कल वन विभाग वाले पेड़ काट देंगे, और कल्चरल विभाग ने वो फाइल कहाँ भेज दी? वन विभाग को भेज दी। और शाम को माली ने उस दबे हुए आदमी को आकर बताया कि जो वन विभाग वाले हैं कल आकर पेड़ काट देंगे, तुम बच जाओगे। माली खुश था। माली बड़ा प्रसन्न था कि भाई चलो इस दबे हुए आदमी की जान बच जाएगी और मेरा भी पीछा छूटेगा, मेरे को रोज इसकी सेवा करनी पड़ती है। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था। दूसरे दिन वन विभाग के लोग आरी कुल्हाड़ी लेकर आए तो विदेश विभाग के आदेश से यह कार्य रोक दिया गया। जब वन विभाग वहां पेड़ काटने पहुंचा तो तभी वहां पर एक आदेश और आया। वो आदेश कहां से आया? विदेश विभाग से आया। उन्होंने कहा भाई ये पेड़ नहीं कट सकता। ये पेड़ इसलिए नहीं कट सकता क्योंकि इस पेड़ को पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने इस सचिवालय में 10 साल पहले लगाया था, और यदि ये पेड़ कटने की खबर पिटोनिया तक पहुंच गई तो दोनों राज्यों के संबंध बिगड़ जाएंगे। दूसरा, पिटोनिया सरकार राज्य को बहुत सहायता देती है, तो दो देशों की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान दिया जा सकता है, इसलिए पेड़ तो किसी कीमत पर नहीं कटना चाहिए। अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से सुबह वापस आ गए हैं। अब क्या हुआ? जो अंडर सेक्रेटरी था उसने बताया कि भाई प्रधानमंत्री विदेश दौरे से आ गए हैं, अब उनसे पूछ लिया जाए कि क्या करना है इस आदमी का जो पेड़ के नीचे दबा है। अब वे ही निर्णय देंगे। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रिंटेंडेंट कवि की फाइल लेकर आया और चिल्लाया कि प्रधानमंत्री ने सारी जिम्मेदारी स्वयं लेते हुए पेड़ काटने की अनुमति दे दी है। तो प्रधानमंत्री ने कहा भाई पेड़ काट के उस आदमी को निकाल लिया जाए, सारी जिम्मेदारी मेरी है, जो भी अगर कुछ बिगड़ता है या जो भी कुछ होगा वो मैं अपने आप देखूंगा। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा, तुम्हारी फाइल पूरी हो गई। और उसने उस आदमी को बताया कि भाई जो तुम्हारी फाइल घूम रही थी वो पूरी हो चुकी है और तुम्हें कल यहाँ से निकाल दिया जाएगा, पेड़ काट दिया जाएगा। परंतु कवि का हाथ ठंडा था, उसके जीवन की फाइल भी पूरी हो चुकी थी, और लेकिन वह आदमी वहाँ दबा दबा मर चुका था। तो इस प्रकार इस पाठ में लेखक ने बताया है कि किस प्रकार से विभागों में कार्य होता है, कि आदमी खुद समाप्त हो जाता है लेकिन उसकी फाइलें कभी पूरी नहीं हो पाती हैं, अगर होती भी हैं तो कई बार उसके मरने के बाद ही पूरी होती हैं। अगली वीडियो में अगला पाठ